सीएम सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। साहिबगंज विकास कार्य को किए समीक्षा। पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। ठंड से झारखंड का बुरा हाल, इंसान की कौन पूछे, जानवर भी है बेहाल। तो सरायकेला में ठंड से हाथी के बच्चे की हुई मौत। झारखंड में दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे भाकपा माले। कार्यकर्ता बैठे राजभवन के सामने, किया उपवास। झारखंड में 10वीं से लेकर 12वीं तक के खोले गए सभी स्कूल। 9 माह बाद खुला स्कूल, छात्रों में लौटी खुशियां। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे देवघर। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। झारखंड में आदिवासी समाज का संघर्ष बदस्तूर जारी। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष केंद्रीय सरना समिति का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। गोड्डा में रात के अंधेरे में चल रहा बालू का अवैध कारोबार। खनन माफिया और अधिकारियों के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल। धनबाद में प्रतिबंधित पान मसाला, गुटखा एवं नशीले पदार्थ के खिलाफ चला अभियान। जिला प्रशासन की टीम ने चलाया अभियान। बोकारो में बजरंग दल के अध्यक्ष पर गांजा कारोबारी ने किया जानलेवा हमला। जख्मी व्यवसायी सदर अस्पताल में भर्ती, स्थिति नाजुक। खूंटी में पीएलएफआई का कुख्यात उग्रवादी जीतन गुड़िया मुठभेड़ में 15 लाख का इनामी था। जीतन कुख्यात उग्रवादी जीतन गुड़िया। झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के सदस्य उतरे सड़क पर। कोचिंग खोलने की कर रहे मांग, किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले बात करेंगे रांची की, जहां जमीन विवाद एक बार फिर खूनी संघर्ष का रूप लेने लगा। सोमवार की सुबह खेलगांव थाना क्षेत्र के लालगंज गांव में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। करीब 1 दर्जन और गोली चलाने की बात सामने आ रही है। इस गोलीबारी में जमीन पर काम कर एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा मजदूर घायल हो गया है। गोलीबारी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। इस गोलीबारी में रिटायर्ड सैनिक मैनेजर तिवारी का नाम सामने आ रहा। गोलीबारी की सूचना के बाद खेलगांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले गोली चलाने वाले अपराधी फरार हो चुके थे। इधर पुलिस ने घायल को इलाज के लिए रिम्स भेजा। जमीन पर काम करे मजदूरों के अनुसार मैनेजर तिवारी कुछ अपराधियों के साथ मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के दौरान एक मजदूर की कनपट्टी पर सटाकर गोली मारी गई, जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस गोली चलाने वालों की तलाश में जुट गई है। राजधानी समेत पूरे झारखंड में ठंड का कहर जारी है। रविवार सुबह से कड़ाके की ठंड महसूस हो गई। पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान 05.9 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड की गई। मौसम में आई बदलाव के कारण कांके का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठंड के कारण लोगों के दिनचर्या के कामकाज में काफी प्रभावित हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 23 दिसंबर के बाद झारखंड में थोड़ी ठंड से राहत मिलने के आसार है। वहीं मौसम में बदलाव होने की भी संभावना है। इस वजह से ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार मौसम में बदलाव का मुख्य कारण पहाड़ी इलाकों से बर्फीली हवाओं का बहना है। दक्षिणी झारखंड में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके कारण ठिठुरन भी बढ़ेगी। राज्य के मौसम में बदलाव उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं के कारण देखने को मिल रही है। शुष्क ही रहा है और जो सबसे अधिक अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो 26.6 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया है और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान जो रिकॉर्ड किया गया है वो 7.9 डिग्री सेल्सियस आपका डाल्टनगंज रिकॉर्ड किया गया है।
अब बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। ये अगले 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है कि कल से जैसे 19 तारीख है, दक्षिणी झारखंड में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी न्यूनतम तापमान में। बाकी पूरे झारखंड में अगले 4 दिनों में जो तापमान है अभी उसी के आसपास में ही चलेगा। जो गिरावट थी वो हो चुकी है उत्तरी झारखंड में और मध्य झारखंड में, और जो थोड़ी गिरावट बची हुई है वो 2 से 3 डिग्री कल दक्षिणी झारखंड में भी न्यूनतम तापमान की गिरावट देखने को मिलेगी। और कुल मिला के अभी तक यही निष्कर्ष है कि अभी अगले वाले 3-4 दिन से सुबह में आपको थोड़ा सा धुंध और कोहरा भी देखने को मिल सकता है, और अभी जो तापमान चल रहा है, थोड़ी ठंड बढ़ी हुई है, वो अगले 3-4 दिन तक भी वो स्थिति बनी रहेगी। बाबा नगरी देवघर में इन दिनों कड़ाके की ठंड व शीत लहरी चल रही है, जिसको देखते हुए नगर निगम के नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने शहर के चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की है। नगर आयुक्त ने बाबा नगरी देवघर आने वाले श्रद्धालुओं, राहगीरों व रिक्शा चालकों के लिए शहर के टावर चौक सहित कुल 61 जगह पर अलाव की व्यवस्था की है, जिससे इन्हें कड़ाके की ठंड में कुछ राहत मिल सके। निगम द्वारा व्यवस्था किए गए अलाव तापकर राहगीर व पर्यटक बहती शीतलहरी व कड़ाके की ठंड में राहत महसूस कर रहे हैं। ये कड़ाके की ठंड पूरे राज्य सहित देवघर में भी है और बाबा की नगरी है, काफ़ी श्रद्धालुगण आते हैं। और इसी क्रम में ठंड को देखते हुए हम लोगों ने 61 जगहों पर 61 चिन्हित स्थलों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराई है, ताकि जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुगण हैं या जो रिक्शा चालक, टेम्पो चालक या फिर सब्जी विक्रेता वगैरह हैं, तो उनको थोड़ी सी राहत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज 2 दिवसीय दौरे पर है। अपने विधानसभा क्षेत्र के पतना प्रखंड पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम पतना में बने आवास में ही करेंगे। और इस संबंध में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा कि यहां वे पार्टी कार्यकर्ता एवं आम जनता से रूबरू हुए हैं और उनकी समस्याओं को सुने। माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम का हमको सूचना मिला है। 25 तारीख को यहाँ पर पटना में स्थित तलबड़िया फुटबॉल ग्राउंड में हम लोगों ने हेलीपैड बनाया है, वहाँ से अपने निवास स्थान आएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फरियादी की शिकायत पर डीएसपी को निर्देश देते हुए कहा कि आरोपी को पकड़कर 50 से 100 डंडे लगाए। दरअसल सीएसपी गांव में बना छोटा बैंक में हुए रुपए के गबन को लेकर एक महिला दुमका खिजुरिया स्थित सीएम से फरियाद करने आवास पहुंची, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए आरोपी सीएसपी संचालक को गिरफ्तार कर उसके नाजायज चलने वाले सारे एक्टिविटी को बंद करने के साथ आरोपी को पकड़कर 50 से 100 डंडे लगाने का आदेश डीएसपी को दिया। महिला का आरोप है कि सीएसपी संचालक ने उसके खाते में जमा 2 लाख से अधिक रुपए में से फर्जी महिला का अंगूठा लेकर 10,000 रुपए निकासी कर ली है। सीएम के तेवर देखते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गई। उपायुक्त राजेश्वरी बी भी मौके पर पहुंची और पीड़ित महिला से जानकारी ली। इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अकाउंट से पता करो, अकाउंट में कितना पैसा था इसका, ठीक है, अकाउंट में कितना पैसा था, वो सारा पैसा रिटर्न होना, ठीक है। और उसको एकदम अंदर और क्या प्रज्ञाकेंद्र चलाता है वो सब कैंसिल करो। सरकार के आदेश के बाद राजधानी रांची के कई सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज से खुल गए। 10वीं और 12वीं तक के बच्चों के लिए यह स्कूल आज से खोला गया है। तो जिस तरह से स्कूल खोली गई, इसको लेकर छात्रों में काफी खुशी देखी जा रही है। आज बच्चों की संख्या थोड़ा सा तो कम है, पहला दिन है, लगता है इस वजह से कि क्या, और कुछ बच्चे थोड़ा लेकिन एक्साइटेड है मेरे बच्चे बहुत, और हम लोग टीचर सभी खूब एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमारे लिए हम लोग चाह ही रहे थे कि कम से कम 10th और 12th का क्लास खुल जाए। तो 10th और 12th का क्लास सरकार के निर्देशानुसार आज से मैं खोल दी हूँ, और सैटरडे को ही मैंने पूरा बेंच अरेंजमेंट स्कूल में हर एक क्लास में 6-6 फीट की दूरी के हिसाब से कर रखी हूँ।
और ये ऑड इवेंट जो बुलाने का है उसमें जो सरकार के निर्देशन से, तो वो ऑड इवेंट में नहीं बुला रही है क्योंकि मेरे यहाँ पूरा जगह है और टीचर भी हैं, तो सब पढ़ा लेंगे और बच्चे जो भी हैं हम लोग पूरा ध्यान देंगे। और कल ग्रुप में भी सारा इंस्ट्रक्शन जो भी कोविड-19 जो पेंडेमिक स्थिति है इससे बचाव से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो मैं ग्रुप में कल लिखी हूँ। और रोज रोज हर एक टीचर, हम लोग तो यही डिसाइड किए हैं मीटिंग जो हमारी हुई थी कि हम लोग हर एक टीचर बच्चों को इसके सावधानी से संबंधित क्या क्या एहतियात बरतना है वो बच्चों को बताएंगे। तो दिल्ली में नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी और 4 हफ्तों से दिल्ली की सीमा पर डटे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। और इस बीच किसानों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल का भी ऐलान किया। तो यह तस्वीरें झारखंड में रांची में भी देखने को मिली। तो बताते चले कि रांची में भी वाम दलों के द्वारा कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। राज्य भवन के समक्ष धरने पर बैठे और 1 दिन के उपवास पर बैठे वाम दल के लोग। वहाँ पे 4 सप्ताह हो चले हैं और 4 सप्ताह से उनका आंदोलन जारी है। भले ही ठंड जो पड़ रही है उससे वे प्रभावित तो बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 2 दिवसीय दौरा। तो पहला दौरा देवघर में देखने को मिला, जहां मोहनपुर प्रखंड में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भाग लिया। तो देवघर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 2 दिवसीय दौरा। सबसे पहले बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने देवघर का दौरा किया, मोहनपुर प्रखंड में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में भाग लिया। तो बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का 2 दिवसीय दौरा आज। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी ने देवघर का दौरा किया और मोहनपुर प्रखंड में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी ने भाग लिया। वहीं गोड्डा क्षेत्र परिभ्रमण पर निकले भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कुसुम घाटी से लौटने के क्रम में प्रखंड के गांधी ग्राम स्थित काली मंदिर चौक पर झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं पर बरसते हुए बोला कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं करना चाहती है। सरकार मुखिया की सारी शक्ति छीनकर सरकारी कर्मियों को देना चाहती है ताकि उनके माध्यम से कमीशन पहुंचता रहे और झारखंड में मनमाफिक लूट मचाई जा सके। और जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाता तब तक मुखिया की सारी शक्ति सरकार को देना चाहिए ताकि पंचायत का विकास हो सके। वहीं झारखंड सरकार की मंशा साफ नहीं है, इसलिए किसानों को लगातार भड़काने का प्रयास कर रही है और धान की खरीदारी की व्यवस्था भी सही तरीके से अभी तक झारखंड सरकार नहीं कर पाई है। किसानों को जहां उचित दाम मिले किसान अपनी फसल बेच सकती है और मोदी सरकार ने ऐसा कानून बनाया पर किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों को जमीन छीनने के नाम पर डराया जा रहा, भ्रमित किया जा रहा, जबकि मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। किसान की जमीन भी सरकार लेने नहीं जा रही है। तो बड़ी देश राज को होता, लेकिन पैसा को सरकार के खजाना में ही हेमंत। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सदियों पुरानी धार्मिक पहचान की मांग को लेकर आदिवासी समाज का संघर्ष बदस्तूर जारी है, जो सड़कों पर भी देखने को मिला। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर केंद्रीय सरना समिति और आदिवासी सेंगल अभियान के लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन राज्य भवन के समक्ष दिया, जहां आंदोलन कर रहे लोगों ने सरना धर्म कोड की मांग पर पहल करने के लिए केंद्र सरकार को 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। इस अवधि में आदिवासियों की मांग पर पहल नहीं की जाती है तो आगामी 31 जनवरी को रेल कोच चक्का जाम का चेतावनी दिया है। वही आदिवासी सेंगेल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष
सालखान मुर्मू ने कहा कि राज्य से यह प्रस्ताव पास कराने में तमाम राजनीतिक दलों सहमति दिखाए और अब यह मामला केंद्र सरकार के पाले में है तो सभी राजनीतिक दल मौन है। इस परिस्थिति में अपनी लड़ाई को जारी रखना ही एकमात्र विकल्प है जिसके बल पर केंद्र सरकार से अपना धार्मिक पहचान मिल सकता है। तो अपना सरना धर्म कोड के साथ जनगणना में शामिल होने का अवसर प्राप्त नहीं है, तो हम लोग 3 आदिवासी संगठन मिलकर आदिवासी संघर्ष अभियान, केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सरना धर्म कोड के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हम लोगों ने भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 31 दिसंबर 2020 तक इसकी घोषणा करें, नहीं तो 31 जनवरी 2021 को हम लोग राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम करेंगे। झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा आज राजधानी रांची के लालपुर चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया। 10वीं और 12वीं के सरकारी स्कूलों में पठन पाठन आज से चालू होने के बाद कोचिंग एसोसिएशन में भी सरकार के विरोध काफी आक्रोश देखने को मिला। इन लोगों का मांग है कि जब ना इनका पालन करते हुए 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई कर सकते हैं तो राज्य सरकार हम कोचिंग संचालकों को भी कोचिंग चलाने का अनुमति सरकार के द्वारा मिलना चाहिए ताकि पिछले 9 महीने से बंद पड़े सभी को चीजों में अब पठन पाठन को भी 19 का पालन करते हुए चलाना चाहिए कोविड-19 का, जिसको लेकर पूरे झारखंड भर के कोचिंग संचालक राजधानी में जमा हुए और सरकार से कोचिंग चलाने की अनुमति मांगी। गिरिडीह पुलिस ने बड़े से बड़े मामलों का खुलासा अब तक किया है, चाहे नक्सली हो या आपराधिक या साइबर से जुड़े मामले। लेकिन 3 वर्षों से लापता मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महेश लुंडी निवासी सुरेश नामक मामले का खुलासा पुलिस ने अब तक नहीं कर पाई है। पुलिस के लिए यह मामला आज भी अबूझ पहली बना हुआ है। बता दें कि सुरेश अपने घर से प्लांट के लिए निकला था, लेकिन प्लांट पहुंचने से पहले ही सुरेश बीच शहर से लापता हो गया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल की, मगर अब तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली है। इधर परिजन भी जानना चाहते हैं कि लापता सुरेश को धरती खा गई या आसमान निकल गया। परिजनों ने सरकार और प्रशासन से मामले का खुलासा करने की मांग की है। वैसे तो गिरिडीह पुलिस ने कई बड़े मामलों का खुलासा किया है, चाहे वो नक्सली घटना हो या आपराधिक घटना हो या फिर साइबर क्राइम से जुड़े मामले हों। कई बड़े मामलों का खुलासा गिरिडीह पुलिस कर चुकी है, लेकिन एक मामला ऐसा भी है जो गिरिडीह पुलिस के लिए आज भी पहेली बना हुआ है। गिरिडीह का सुरेश धानुका जो है वो अपने घर से अपने ड्यूटी के लिए निकलता है और बीच रास्ते से लापता हो जाता है और इस मामले को हुए बीते 4 साल बीत गए हैं, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया कि आखिर सुरेश धानुका को जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। लेकिन अब परिजन भी इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिर सुरेश धानुका जो है वो कहाँ है। इतने साल बीत गए हैं। सुरेश धानुका के परिजन अब 4 साल के बाद यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनके परिवार का सदस्य जो लापता सदस्य है वो कहाँ पर है। हम उनके परिजनों से बात करने की कोशिश करेंगे। कब से लापता है सुरेश धानुका? सुरेश धानुक जो मेरे पिता थे वो 12 तारीख 3रा महीना 2017 से ही लापता है, जो कि आज तक पुलिस नहीं खोज पाई है। कहाँ के लिए निकले थे, कैसे लापता? फैक्ट्री में, चाइना फैक्ट्री में मुंशी का काम करते थे और जो जिस समय से लापता हमें वो डेट से 6 महीने पहले इसको एक बार गोली कांड भी हुआ था और वही स्टेडियम के पास हुआ था। उस समय थाना में जाके गिरा था वो, और उसके बाद 6 महीने बाद फिर वो गिर से ही गायब हो गई है। और वो एक सेम वही टाइम है जिस समय 7:30 बजे उसको गोली कांड हुआ था और वही 7:07 बजे से गिर से लापता हुआ है। 6 महीने के दरमियान में हम लोग कितना बार एसपी पास गए हैं, कितना बार डीएसपी पास गए हैं, यहाँ तक कि हम लोग को IG DIG पास तक ले हम लोग गए हैं। उसके बाद
उसके बाद जब भी हम पुलिस लाइन जाते हैं तो एसपी पास जाते हैं, झाजी से हम मिले, जो उस समय एसपी साहब थे, फिर अबर आए उनके पास से मिले। उसके बाद वो लोग बोलता है कि डीएसपी पास जाके मिलो। डीएसपी पास जब जाकर बोलते हैं तो उनसे बोला कि ठीक है थाना में जाके भेंट करना। थाना में हम लोग फिर कॉल करते हैं तो बोलते कि ठीक है बाद में बताएंगे, मैं दूसरे काम में लगा। ऐसे करते करते हमें 3 साल हो चुका है। सुरेश धानुका के परिजन आज भी दिन रात यह आस लगाकर बैठे हैं कि उनके परिजन के साथ क्या घटना हुई, परिजन कहां हैं, इसकी जानकारी उन तक पहुंच पाएगी। और परिजन लगातार पुलिस प्रशासन से और सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि इस मामले का खुलासा हो कि आखिर सुरेश धानुका कहां है। अपने सहयोगी संदीप के साथ कशिश न्यूज के लिए श्रीकांत। बोकारो में बजरंग दल के अध्यक्ष सुमित कुमार पोद्दार पर गांजा व्यवसायियों ने जानलेवा हमला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी को सिटी पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक बनी हुई है। जख्मी सेक्टर 1B का निवासी है। जख्मी ने कहा उन्हें फोन कर सिटी पार्क में बुलाया गया, जहां जाने पर पहले से मौजूद प्रमोद ओझा व उपाध्याय समेत अन्य लोगों ने धारदार हथियार व सरिया से पिटाई शुरू कर दी। घटना का कारण पुलिस के मुखबिरी बताया जाता है। यह लोग सभी गांजा का तस्करी करता है। इसी मामले में जरीडीह में कौशल बिहारी नामक अपराधी ने गांजा बेचने के जुर्म में जेल जा चुका है और प्रमोद ओझा अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इनको यह शक हुआ था कि यह व्यक्ति पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तारी कराने की कोशिश कर रहा। इसी को लेकर आज उनको सिटी पार्क फोन करके बुलाया गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक मामला लेन देन का प्रतीत होता है। साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोदलकट्टी केनाल के पास अनुज्ञप्तिधारी सत्यनारायण सिंह के शराब दुकान को बंद करा रही महिलाओं को बरहरवा पुलिस रोकने का प्रयास कर रही थी। महिला उक्त शराब दुकान को कई दिनों से बंद कराने को लेकर पुलिस प्रशासन को कह रही थी। इन महिलाओं का कहना था कि शराब पीने वाले शराबी आती जाती महिलाओं पर नशे में फब्दियां करते हैं, कसते हैं और अभद्र व्यवहार भी करते हैं, इसलिए यहाँ पर संचालित शराब की दुकान को यहां से हटा दिया जाए। परंतु शराब दुकान बंद नहीं करने के कारण रविवार को आसपास के सैकड़ों की संख्या में महिलाएं वहां पहुंची और शराब की दुकान व गोदाम में घुसकर शराब को नष्ट करने लगी। और इसी क्रम में शराब माफिया द्वारा बरहरवा पुलिस को फोन कर महिलाओं द्वारा शराब नष्ट करने की सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद बरहरवा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार अपने दल बल के साथ बरारी चमड़ी चक गाँव पहुंचकर महिलाओं को वहां से हटाने की बात करने लगे, हटने की। और इसी बात को लेकर महिला एवं पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक होने लगी और बात बढ़ जाने पर पुलिस द्वारा अचानक लाठीचार्ज कर दिया गया। धनबाद कोलांचल में जिला प्रशासन की आधा दर्जन टीम प्रतिबंधित पान मसाला, गुटखा तथा नशीले पदार्थ की धरपकड़ के लिए सोमवार को छापेमारी अभियान में जुट गए, जिसके तहत शहर के सिटी सेंटर, बस पड़ाव, बरटांड इलाकों में कई दुकानदारों को प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला, तंबाकू बिक्री करते हुए पाया गया, जिससे छापेमारी टीम में शामिल मजिस्ट्रेट ने ऑन द स्पॉट जुर्माना किया। साथ ही वैसे लोगों को चेतावनी भी दी गई। प्रतिबंधित पान मसाला, गुटखा की बिक्री पर अविलंब रोक लगा दी, अन्यथा कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें जेल भेजा जाएगा। छापेमारी टीम में 5 सदस्यीय अधिकारियों ने संबंधित थाना के पुलिस बल की मदद से अभियान में तेजी लाए और जिला प्रशासन के इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कई दुकानदार अपनी दुकान से प्रतिबंधित पान मसाला व गुटखा हटाते भी देखे गए। गढ़वा सदर थाना पुलिस ने फिल्मी अंदाज में छापेमारी करने से पहले थाने में मीटिंग करते हुए एक साथ शहर के कई होटलों में छापेमारी की, जहां पुलिस को 2 होटलों में से बंद कमरे से युवक एवं युवती बरामद की। गौरतलब है कि जिले में पुलिस की सक्रियता के बाद दुष्कर्म की घटनाओं का खुलासा हो रहा। जिले में ज्यादातर नाबालिग लड़कियां दुष्कर्म की शिकार हुई है। दुष्कर्म की इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में जिले के कई होटल सहायक सिद्ध हो रहे हैं।
इसके पुष्टि होने के बाद थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के 2 होटलों में छापेमारी की गई, जिसमें एक होटल के बंद कमरे से युवक के साथ एक नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया गया, जबकि दूसरे होटल में आई एक लड़की की सही जानकारी होटल संचालक ने पुलिस को नहीं दी। पुलिस ने सबसे पहले शहर के तिवारी रेस्ट हाउस में छापेमारी की। होटल मैनेजर की बातों पर संदेह होने पर पुलिस ने होटल के ऊपरी तले के कमरों में सर्च अभियान शुरू किया। एक कमरे में एक युवक के साथ नाबालिग लड़के पाए गए। दोनों आपस में भाई बहन का रिश्ता बता रहे थे, लेकिन पुलिस के पूछताछ में पता चला कि लड़की गढ़वा और लड़का खरौंदी का रहने वाला है। दोनों की जाति भी अलग अलग है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और इसी होटल के दूसरे कमरे में अपने साली को लेकर फरार एक जीजा भी पाया गया। उसके खिलाफ पहले से ही थाना में मुकदमा दर्ज था। पुलिस उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। और कुछ होटल में कुछ माइनर्स को एंट्री दिया जाता है और आजकल आप सभी जान रहे हैं कि माइनर्स के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं और आपराधिक गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे छापामारी की गई है। सर कोई लोग पकड़े भी गए हैं? कुछ लोगों को पूछताछ हेतु लाया गया है, पुलिस सत्यापन कर रही है और सत्यापन के पश्चात जो उचित कार्रवाई होगी पुलिस करेगी। गोड्डा जिला के कई नदी हैं जो बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। कानून तो महज कागजों में दर्ज है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। खनन के खेल में संलिप्त सफेद पोस्ट का भी हाथ है, जो रात के अंधेरे में अवैध बालू के कारोबार में विभाग की दया दृष्टि से ही कारोबार को फलने फूलने का मौका दे रही और रात के अंधेरे में नदी में हो रहे अवैध खनन होते ट्रैक्टरों के जरिए होने वाली या ढलाई खुलेआम हो रहा या बालू के अवैध गोरख धंधा प्रशासन के मिलीभगत से ही हो रहा, लेकिन यह अवैध खनन किसके मिलीभगत से चल रहा यह तो जांच का विषय है। अवैध खनन के कारोबार का खेल शाम होते ही शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होने के साथ ही बंद कर दिया जाता है। और इसी के साथ झारखंड की खबरों में इस वक्त फिलहाल इतना ही। आप छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हमारे संपादक संतोष सिंह के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।